तो मैं कह रहा प्रिंसिपल साहब से टाइम निकाल वो अपने वहाँ तो बोली कौन कौन सा टाइम लास्ट टाइम जब तक सोल्यूशन हम लोग ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और शायद मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट की थी और सेकंड बस वही है एलिवेशन ऑफ बॉलिंग को स्टार्टेड। चलिए बात ना करिए। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट मैंने शुरुआत की हुई है इसको। आज सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एंड कर रही है। तो टॉपिक वाज एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट। एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं कथनांक का उन्नयन। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है कथनांक का उन्नयन। बात ना करेंगे उस पर। देखो आपके पास कोई सॉल्वेंट है, सुनिएगा, ये कोई सॉल्वेंट है, इसका कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपको मैंने पिछली बार बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी, इसको हिंदी में कथनांक कहते हैं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सेम होता है एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों प्रेशर बराबर बन जाते हैं। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो ना, जिस टेम्परेचर पे होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको हिंदी में कहते हैं कथनांक। अब बात ना करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपने अगर इसमें एक सोल्यूट मिला दी, लेकिन सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील। आपको याद होगा पिछली बार क्या हुआ था? जब हमने सोल्यूट मिलाया था तो ये वेपर प्रेशर घट गया था, डाउन हो गया, ये वाष्प दाब घट गया था। तो इसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो हमें इसको एक्स्ट्रा हीटिंग करनी पड़ रही थी। आपको सब सुनना, एक्स्ट्रा हीटिंग करनी पड़ रही थी। उस एक्स्ट्रा हीटिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ गया था। ठीक है, बात ना करिए बिल्कुल भी। मान लेते हैं हम पानी दे रहे थे। अगर वाटर हमारे पास है ना, ये वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अगर पहले ये वाला, पहले इस टेम्परेचर पे ही दोनों सेम हो रहे थे, मीन्स इक्विलिब्रियम आ रहा था। अब 100 पे नहीं आए, अब 100 में प्लस कुछ करना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। क्योंकि ये प्रेशर घट गया, इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हीटिंग करने की जरूरत है। इससे बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसी का नाम होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? हिंदी में कहते हैं कथनांक का उन्नयन। बॉइलिंग पॉइंट का पहले से बढ़ जाना। ठीक है, अभी को नोट नहीं करेगा, बिल्कुल भी क्लियर हो गया। दैट इज कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग। इसको अपने वर्ड्स में लिखवा दूंगा। एक बार मैंने आपको शायद ये बताई थी पिछली बार, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो वेरिएबल प्रॉपर्टी है। वेरिएबल समझते हैं, जो कि बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर की वजह से नहीं, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये वाला प्रेशर बदलेगा, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। मान लीजिए कहीं पे ये प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, अगर ये बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सच बात है, बिल्कुल बात ना करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए बॉयस। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक वर्ड होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जिसे कहेंगे सामान्य कप्तान। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट, इज द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन देयर इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एक वायुमंडलीय दाब होगा ना, एक वायुमंडलीय दाब होगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसे क्या करेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सामान्य कप्तान। वरना बॉइलिंग पॉइंट तो बदलता रहता है। बताओ स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सारी बातें हमने पिछली बार ही पढ़ ली, ये लास्ट टाइम के लेक्चर में हो चुकी। अब मुझे आपको सिखाना है कि इस सोल्यूट को डालने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, इसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी को तीनों सेंटेंस लिखने तो लिख ले। अगर किसी को लगता है ना कुछ काम की बात है या पहले नहीं हुई डिस्कस, तो कॉपी करना करे, बट फास्ट करें, जल्दी करें सब लोग। एक तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कप्तान क्या होता है, ये डेफिनेशन आपके सामने आ गई। ये भी कंफर्म हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट एक वेरिएबल प्रॉपर्टी है, बदलती रहती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है किसी का भी। हाँ, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। वो कब है? जब एटमोस्फियर प्रेशर कितना है? 1 एटमोस्फियर। जब वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब होगा, दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ बातें हमारी पिछली बार भी हुई थी, आज के लेक्चर में भी यही बातें आ रही। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद है। ठीक है, सबको आगे से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे आए। अब देखो हमें ये सीखना है कि हमारे सोल्यूट ने बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाया। चलिए बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं इसे ग्राफ समझा दूंगा, एक ग्राफ से भी क्लियर कर दूंगा कि सोल्यूट ने बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाया। हटा दें इन चीजों को, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको याद होगा हमने पिछली बार एक ग्राफ बनाना सीखा था, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अगर आपको याद हो, हमने एक ग्राफ बनाना सीखा था।
आपको बताई थी मैंने इसकी सारी थ्योरी। ग्राफ कुछ इस तरह से है, एक्सपोनेंशियल कर्व कहा था हमने इसको, अगर आपको याद हो। ये कर्व बिल्कुल टेक्स्ट में होना चाहिए। हमने इस एक्सिस पे ना एक पॉइंट एज्यूम कर ली, और जो इस पॉइंट का प्रेशर है उसका नाम रखा एटमोस्फेरिक प्रेशर, हिंदी बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। हमने क्या किया, देखो इस लाइन को ऐसे इंक्रीज की, इस पॉइंट को इंक्रीज किया, देखो यहाँ पे दोनों कट कर गए। पता है यहाँ पे कट करने का मतलब क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वही एटमोस्फेरिक प्रेशर है। देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पे कट करने का मतलब है दोनों प्रेशर बराबर हो गए, और जैसे ही प्रेशर इक्वल हुए, जो यहां से टेम्परेचर आया उसका नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो ध्यान से आप लोग, आप भी समझो, मैथ्स लगाओ। ये दो कर्व एक साथ चल रहे थे, इधर से एटमोस्फियर प्रेशर की लाइन आ रही है, उधर से बॉइलिंग वेपर प्रेशर कर्व चल रहा है। यहाँ दोनों कट करके, कट करने का मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। और प्रिंसिपली जब दोनों की वैल्यू बराबर आई, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमने क्या करा, इसमें एक सोल्यूट मिला दी। सबको पता है सोल्यूट कैसा मिलाते हैं हमेशा, नॉन वोलेटाइल। उसको मिलाने से यही वाला ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। इट इज इंटरेस्टिंग। सोल्यूट को मिलाते ही ग्राफ इस तरह से हो गया। पहले वाला ग्राफ हमारा सॉल्वेंट के लिए था, अब सॉल्यूशन के लिए। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेपर प्रेशर पहले से घट गया। जो पॉइंट पहले यहां पे था वो पॉइंट यहां आ गया, देखो वेपर प्रेशर घट गया। ये तो समझा रहे हैं, इसी का नाम तो लोरिंग है, वेपर प्रेशर घट जाना। अब सुनिए, अब दोनों दोनों प्रेशर कब बराबर होंगे, इस पॉइंट पे जाके बराबर होंगे। और इस पॉइंट पे बराबर होने का मतलब पता क्या है, अब वो टेम्परेचर यहां शिफ्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देंगे, जो जो काम पहले इस टेम्परेचर पे हो रहा था वो इस टेम्परेचर पे हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पहले से बड़ा है। देखो सब सुन लीजिएगा, क्लियर दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ा है। इसी का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी का हिंदी नाम है कप्थनांक का उन्मूलन। अभी कोई नोट मत करिएगा। हो सकता है कोई चाहे कि इसके अंदर मैं एक और कर्व बना दूं, एक तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैटर चांस एक और सॉल्यूशन आ गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। नो बॉल एट ऑल, कभी ये स्टोरी आगे चलेंगे। देखो यहाँ कट करेगा, इस बार बॉइलिंग पॉइंट ये आए। आप देखो ध्यान से कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ रहा है, और बढ़ने के पीछे रहे वेपर प्रेशर का पहले से घटना। ठीक है, और इस गैप को बोलते हैं हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। तो ये ग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये ग्राफ भी इस बात को जस्टिफाइड कर रहा है कि सोल्यूट को मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ता है, लेकिन सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। ये क्लियर है, इसमें कोई बार बार आर्गूमेंट नहीं करेगा, ये डिसाइडेड है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको अपने वर्ड्स पे लिखवा दें, अगर आगे वाली केमिस्ट्री सुन लीजिए आप। देखो ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये जो गैप होता है वो इस गैप के ऊपर डिपेंड करता है, द फैक्ट इज दैट है। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वो डिपेंड करता है ऑन द लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो ये है सबसे मेन चीज हमारी, इसको समझने की कोशिश करें। आपने कभी एक चीज महसूस करी, हम जब भी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हमेशा सोल्यूट कैसे मिलाते हैं, क्यों, इसे क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये वेपर प्रेशर घटाता है, ये वाष्प दाब का अवनमन करता है। वेपर प्रेशर घटना ही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बैकबोन है। देखो सबसे मेन चीज ये। अब एक बात और है, ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, ये लास्ट टाइम का लेक्चर है, पिछली बार की क्लास थी हमारी। ये डिपेंड करता है ऑन द Na अपॉन Na प्लस एनबी। ये हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया Na अपॉन Na प्लस एनबी। एक बात आपको और समझा दे, देखो देखो ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनका बेस है रेओल्ट्स लॉ। और रेओल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन, आदर्श विलयन। और आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। आइडियल सोल्यूशन हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको एक बात पता हो, अब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, बहुत ही तनु है, अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बिहेव एज एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो ये लाइन आपको पता हो, देखो इसका मतलब ये हुआ, अभी नोट मत करना। अंडरस्टूड है, हमारे डिस्कशन में सारे हमारे सारे सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सारे सॉल्यूशन डाइल्यूट है। इसका मतलब मुझे नीचे से एनए को हटाने का राइट, इसको हटाने का मेरे को राइट मिल गया। एज सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मैंने नीचे से एनए गायब कर दिया, क्योंकि एनए बहुत छोटा है रिस्पेक्ट टू एनबी। लीजिए मैंने इसको ऐसे लिया। इज इट क्लियर, एनबी को तोड़ लेते हैं। एनबी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, आप देखो जरा ध्यान देना, देखो अब देखो मैं यहाँ पे ना एक कांस्टेंट लगाऊंगा, कांस्टेंट।
उस कांस्टेंट के अंदर ये मोलर मास वगैरह सेल्फ आ जाएगा। पर एक बात और बता दूं, अगर आप थोड़ा महसूस करें, अगर मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूं इस जगह पे और 1000 से मल्टीप्लाई करूं, देखो सोचना आपने, ये क्या है? सोल्यूट के मोल्स। वो क्या आएगा? सॉल्वेंट का मास केजी में, क्या कहते हैं उसको? मोलालिटी, मोललता। देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं पॉइंट पे आऊंगा सीधा, क्या टाइम वेस्ट करना। देखो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सबको एक बात को टिप्स भी होनी चाहिए। द डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। देखो ये एक अल्टीमेट रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, साफ साफ दिख रहा है। ये जो वैल्यू है ना, ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये घटेगा तो ये घटेगा। ये साफ हिंट कर रहा है इट्स अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से क्लियर हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी ना इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे, उनके बारे में बताना हो। थोड़ा जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिए, ये ग्राफ बनाइए, ये लाइन नोट करिए, ये सब रिजल्ट सीखिए, थोड़ा फास्ट सीखिएगा। लेकिन ये बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो बिल्कुल भी, इट्स वेरी वेरी क्लियर। इट्स अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्या गुण धर्म बोलते हैं इसको। साफ दिख रहा है। ये जो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है इज डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये क्लियरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे करना है फटाफट। सब अपने पहले ही पढ़ा हुआ है, बेसिक्स हैं सारे ये, 11 12 के फंडे होते हैं। आपको इस पर दिक्कत हो, डाउट हो, लेके आइए, बहुत आसान चैप्टर है ये। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप देखो हर साल प्रॉब्लम है यहाँ से, नीट पे, जेई मेंस पे, एडवांस तक पे क्वेश्चन आता है, और बहुत इजी टॉपिक। इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही है, ओल्ड एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पर। चलो इससे बच्चा कर लेंगे इसको, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा लास्ट कंक्लूजन, अब आगे सारी थ्योरी यहीं से होगी, आगे का लेक्चर सारा इसी से होगा। ग्राफ की क्लैरिटी, ग्राफ समझ आए, अब ग्राफ का मतलब क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सारा क्लियर हो गया होपफुली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके बारे में, तो जल्दी लिखिए। बाय। चलिए ओके, नेक्स्ट स्टेप नाउ। डन। देखो अभी हमने कंक्लूजन निकाला कि जो डेल्टा टी है ना, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जस्ट सेट। अब देखो मैं इस साइन को ड्रॉप कर रहा हूँ। इस साइन को ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। इस केबी का नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। आपने इसको पढ़ा होगा हिंदी में, मोलल उन्नयन स्थिरांक। बात ये सारी वही होती है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। आल्सो कॉल्ड इग्लुओस्कोपिक कांस्टेंट। इग्लुओस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इग्लुओस्कोपिक ब्रांच का नाम होता है। उसमें ना बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी होती है, तो नेम इज क्या क्लियर, इग्लुओस्कोपिक कांस्टेंट, एक ही मतलब है। केबी का मतलब ही है, नोट मत करना प्लीज। केबी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्वेंट।
आप क्या जानते हैं किसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जो हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, जो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट बदलता है। अगर हमारे न्यूमेरिकल में वाटर है तो केबी की वैल्यू कुछ और है, एल्कोहल है तो केबी की वैल्यू कुछ और है। ये सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, सॉल्वेंट ध्यान रखना, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको कॉम्पिटिशन में काम आने वाली है। वो भी आपसे पूछ लेगा, सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सोल्यूशन का गुण नहीं है, सॉल्वेंट का गुण है। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट, केबी की यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट को बोलते हैं मात्रक। इसकी यूनिट क्या बैठेगी? इधर लाके मोलारिटी से डिवाइड कर, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। चाहे इसको आप डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस कर लें और चाहे आप केल्विन में कर लें, एज यू लाइक। देखो ये इसकी यूनिट्स है, ये इसके मात्रक है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक है ये पता होना चाहिए, इसे कहते क्या है ये पता होना चाहिए। मैं डिफाइन कर देता हूं, इसके लिए मुझे मोलालिटी को एक लेना पड़ेगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू वन ले ली, दोनों बराबर हो जाएगी, इसका मतलब केवी क्या? केवी इज अ केवी इज अ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, elevation of boiling point of solvent when molality of a solution is unity. When molality of a solution is unity. When molality of a solution is unity. अगर solution की मोललता एक है, solution की मोललता एक है, बात ना करिए, तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा ना वो केवी होगा, केवी। देखो चार बातें मैंने आपको और शेयर कर दी, ठीक है, अब एक साथ कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से अंडरस्टैंडिंग होती है। अब आपको सिखाता हूं मैं केबी निकाला कैसे जाता है। केबी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिएगा। RT² अपॉन 1000 इंटू एलवी, याद करने वाली बात है, ड्राइवेशन नहीं है इनके सिलेबस में। देखो यहाँ पे आर क्या है, बाकी सब चीजें समझ लीजिए कि सर क्या मतलब है। आर सब जानते हैं, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। और ये ना जो कैपिटल टी होता है कैल्विन में होता है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। और एलवी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट से गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए वेपराइजेशन की लेटेंट हीट है पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम सॉल्वेंट के लिए, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात तो कर रहे हैं, अभी नोट मत करना, देखिए मैं इसको ऊपर नीचे ना कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये कैपिटल एम क्या है? मोलर मास, अणुभार, अणुभार से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको अणुभार से मल्टीप्लाई किया, जो पहले 1 ग्राम के लिए था 1 मोल के लिए बन गया। जैसे ही 1 मोल के लिए बना, हमने इसका सिंबल बदल दिया। पता क्या जाना पड़ता है आपको? पता हो, अगर 1 मोल के लिए बन गया तो ये एंथैल्पी बन जाती है, एंथैल्पी। आपको एंथैल्पी और यहाँ पे वेपराइजेशन लिखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। दैट शुड बी क्लियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें क्लियर कर दूं किसका क्या मतलब है। एम यहाँ पे क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अणुभार। ओके, आर वही है, टी वही है, बस डेल्टा एच। और ये क्या चीज है? एंथैल्पी है, इसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, हमें थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था। इसका नाम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ये 1 मोल के लिए होती है, अंडरस्टूड। देखो अच्छे से करके जाओ, इन फॉर्मुलाज को भी लर्न करो, तो छोड़ना नहीं चाहिए कॉम्पिटिशन में, कहीं से कुछ भी आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं चल पाता। और वैसे हमने न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मुला ये पढ़ ही लिया, केबी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और देखो सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मुले से होने हैं। अब एक दो बातें मैं और शेयर कर दूंगा, जो आराम से कॉपी करो। बिल्कुल 12th वाला टॉपिक, वही 12th के नोट्स उठा लो, आप सब लिखा मिल जाएगा, तो नई बात तो बता नहीं रहे, फॉर्मुले समझने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं डायरेक्ट। मेरे बच्चे इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो बोल, कुछ क्लियर ना हो, कोई बड़े समय ना आए, बताइए। ये सब करना हो, इसको बिना करे हम कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाए। कोई वर्ड क्लियर हो, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक वर्ड, कैरेक्टरिस्टिक, RACTER, स्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। इग्लूकोस्कोपी,
EBULLO, स्कोपिक, इब्लुओस्कोपिक, इब्लुओस्कोपिक, दोनों वर्ड चलते हैं ना, कुछ भी पूछ लिया, कंफ्यूजन और बताना पड़ेगा दोनों वर्ड्स, तो हिंदी नहीं होती इनकी। ठीक है, तो केबी के फॉर्मूले, केबी निकालना है। केबी क्या चीज है, इसके डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, केबी की यूनिट बता दी, इसका मात्रक डिस्कस हो गया, और केबी को कहते क्या है। अब आपसे बार बार कह रहा हूं, ये सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक, विलायक, ये विलायक का कैरेक्टरिस्टिक है, विलियन का नहीं है, सोल्यूशन का नहीं है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया उम्मीद है। तो हमने ये भी स्टडी कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे से कर लेंगे उम्मीद है। ओके, इसका ना मेरे से बताइए, आपस में बोलिए मत, कुछ भी सामान आया बोलिए। अब करें। आई थिंक फाइनल यही है ना, जल्दी थोड़ा सा है ना, डन है। ठीक है, सब केवी निकालने के फॉर्मूले वगैरह क्लियर हो। देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसी टॉपिक का पार्ट है, इसको बोलते हैं यूज, एप्लीकेशन। बात ना करिए। देखो, जैसे भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश की, कोई भी आपसे कहता है इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है, कोई इसका प्रयोग है, तो इसका यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैंने पिछली बार भी कहा था। इट हेल्प्स टू डिसाइड द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। बात ना करिए, द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। देखो, आपके पास एक सोल्यूट है, आपको ये नहीं पता उसका अणु भार कितना है, आप इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। देखो, सीखे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसी इमेजिंग कर लो, मैंने ये सोल्यूट बनाया, ये कंपाउंड लैब में बना दिया हमने, है ये नॉन वोलेटाइल, लेकिन हमें ना इसका मोलर मास नहीं पता। देखो, मैंने अब क्या करा मोलर मास निकालने के लिए, मैंने इसको एक सॉल्वेंट में डाल दिया। वो सॉल्वेंट को मैं जानता हूँ कौन है, और उसका वेट कितना ये मुझे पता है, मान लो 50 ग्राम लिया, मान लेते हैं पानी। देखो, इससे क्या हुआ, इसको इससे मिलाएंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ेगा। वो मैं एक्सपेरिमेंट से निकाल लूंगा, प्रयोग से निकाल लूंगा बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा। अब एक और सब ध्यान देना, ये वैल्यू मुझे पता है, सॉल्वेंट का केवी मुझे पता है, मोलालिटी को तोड़ लेते हैं। मोलालिटी क्या होती है, क्या होती है मोललता, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट अपॉन सॉल्वेंट मास इन केजी। देखो, ये वैल्यू मुझे मालूम थी, ये भी मुझे पता था, मैंने कितने ग्राम लिया ये भी मुझे मालूम, कितने ग्राम सॉल्वेंट में लिया ये भी मुझे पता है, तो मैं बड़े आराम से यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ,
मोलिकुलर वेट और उभार। देखो ये है ना, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आखिरी में डिस्कशन होगा। जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करेंगे इसमें यही रिजल्ट निकल के आएगा, उसका यूज क्या है, मोलर मास निकालने में हर टाइम। कॉमन से फंडामेंटल है, मोलर मास निकालने में। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब सब रुक जाओ, देखो अब एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मोलर मास तो निकलता है, पता लग गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। देखो मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिखवाऊंगा, वो नोट नहीं करें। मान लीजिए आपके पास लैब में 3 सॉल्वेंट है। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एबीसी। इसका केबी मान लेते हैं ऐसी अपने पास से 5, 5 केल्विन के जी पर मोल। इसका मान लेते हैं 10, इसका मान लेते हैं 15। ठीक है, अपने पास से मान। हमें चाहिए मोलर मास सोल्यूट का, सबको पता है। और हमें ना एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मोलर मास की, एग्जैक्ट, एरर एरर ना है। क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ही आएगा, आप इन तीनों में से किस सॉल्वेंट को लेंगे। सुनो पहले ध्यान से, तीनों में से किस सॉल्वेंट को लेंगे, किस सॉल्वेंट को। मर्जी है, तीनों में से कोई ले सकते हो आप। लेकिन आप बताओ सबसे अच्छा क्या रहेगा, ए को लेना, बी को लेना, या सी को लेना। दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट आ चुका है ये जेई में। आपको नीट के अंदर मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन करवा देगा अकेला क्वेश्चन। ये हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा, सोच के देखो, बात नहीं करनी। हमें मोलर मास चाहिए एग्जैक्ट, हमें मोलर मास चाहिए एग्जैक्ट, पहले सुन लो। हम चाहते हैं इसमें एरर ना आए, तो हम किस सॉल्वेंट को लें जिसका केवी ज्यादा है, जिसका केवी कम है, क्या अच्छा रहेगा। एबीसी में से चॉइस करो, जल्दी जल्दी। नहीं बता, इसका आंसर है सी। अब सुनिए क्यों, अब सुनिए क्यों। सी में केवी की वैल्यू सबसे बड़ी है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये भी बड़ी आएगी। और जब ये बड़ी आएगी ना, सुनना ध्यान से, इसको नापना, इसको मेजर करना आसान होगा। जब ये वैल्यू बड़ी आएगी ना, बड़ी, बिगर वैल्यू, इसको मेजर करना आसान होता है। बड़ी वैल्यू को नापना आसान होता है, छोटी के अंदर एरर के चांस ज्यादा होते हैं, साइंस है, क्लियर कर। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि मेरे को इतने ग्राम तोल के दिखा दो, इसकी वेइंग करके दिखा दो, ये वेइंग करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें एरर के पूरे पूरे चांस। जरा सा भी डस्ट पार्टिकल आया, एकदम वैल्यू बदल गई। और आपसे कह दो कि 1 kg वेइंग करके दिखा दो, बहुत आसान है, 1 किलो को भी तोल देगी। तो ये फैक्ट है, साइंस है। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके से बड़ी आएगी, जब बड़ी आएगी तो एरर फ्री आएगी, इसमें एरर नहीं आएगी, त्रुटि नहीं आएगी। और जब इसमें एरर नहीं आएगी तो मोलर मास के अंदर भी एरर नहीं आएगी। देखो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, मैं इसको ना ऐसे लिख दूं, इसे हटा रहा हूँ। मैंने बोला इट हेल्प्स टू डिसाइड द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। मैं एक बात और लिख देता हूँ, फॉर इट फॉर इट सॉल्वेंट हैविंग, जाके ना बुक पे क्वेश्चन देखो। आप ना क्वेश्चन देखते ही नहीं, पता लगता ही नहीं आपको क्या ट्रेंड में है, क्या आ रहा है, क्या टेस्ट सीरीज में चल रहा है। फॉर इट सॉल्वेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ केवीज प्रेफर। स्मार्ट बनी, आपकी लाइफ वही चल रही है बस, सच में ऐसे थोड़ा इलेक्शन में। अभी कल टेस्ट सीरीज थी, कल एलन की टेस्ट सीरीज थी, सहारनपुर भी सेंटर होता है। इतने बच्चों ने टेस्ट सीरीज दी वहां पे। आप पेपर कहीं से अरेंज करिए, कॉन्टेक्ट निकालिए, मिल जाते हैं। पता लगे ये सारे क्वेश्चन वहां आते हैं, तभी तो आप में इंप्रूवमेंट होगा। आप भी वही दुनिया में जी रहे हैं अपनी। नोट करिए, रखे करिए, देखो तो होते हैं सिलेक्शन। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत नहीं पड़ती। आपका वही फ्रेंड्स होता है, हंड्रेड में आप। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हो चुकी है। इसका नाम था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कप्तान का उन्नयन इज प्रेफर्ड। प्रेफर्ड मीन्स इसको वरीयता मिलती है। इज प्रेफर्ड, PREFERRAD, इसको वरीयता मिलेगी। देखा ना, हम तीनों में से हमने क्या करा, सी को वरीयता दी कि सी ले लो। क्यों भाई, उसकी केबी वैल्यू बड़ी, बड़ी केबी वैल्यू से आपको पता लग रहा है, साफ दिख रहा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन सच केस, इन सच केस, इन सच केस most accurate value of molar mass will be obtained। बात मत करिए, most accurate value of molar mass will be obtained
जो आपको मोलर मास की वैल्यू मिलेगी सबसे सही मिलेगी, मोस्ट एक्यूरेट जिसे कहते हैं ना, उसमें एरर के सबसे कम चांस, त्रुटि के सबसे कम चांस। बातें नहीं यार, बातें कुछ कहना गर्ल्स मेरे से बोलो, तो कंफ्यूजन मेरे को खड़े होके बोल दिया करो, बता देंगे दोबारा से, आपस में बात मत करो। बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। क्या क्लियर ये लिख रही है क्या? ये सब कुछ नहीं लिखना है, इनका कोई काम नहीं है। ये तो समझाने के लिए था, इसको हटा दीजिए। आपको मेन चीजें वो नोट करनी, इन सब का कोई रोल नहीं। आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें कुछ समझ आए मेरे को बताइए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बात ही वही है, तो समझाने की नहीं होता है। क्लियर हो गया? इसमें सारे वर्ड्स आगे क्लियर हो गए? आप बताइए कुछ। ये इस प्रेफर्ड, प्रेफर्ड मैंने भी कहा था, हिंदी में कहते हैं वरीयता। इसको प्रेफरेंस मिलती है, इसको ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चॉइस तो हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है ना। इन सच केस मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास विल बी ऑब्टेन्ड। सुना दें? डन। नेक्स्ट हेडिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको कहते हैं हिमांक का अवनमन। इसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। इसका हिंदी नाम है हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इसको। अब इसकी केमिस्ट्री समझना, क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है हिमांक का अवनमन। देखो फिर से मैंने एक सॉल्वेंट लिया, देखो ध्यान दो, बात करनी, सॉल्वेंट लिया। देखो पक्की बात, इसका अपने को फ्रीजिंग पॉइंट होगा। पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। हिमांक किसे कहते हैं, हिमांक बात नहीं करनी। द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, देखो, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। देखो सुन लेना, एक द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। बात नहीं करनी किसी को भी। जैसे मान लो पानी है, सबको पता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है, तो जीरो टेम्परेचर पे क्या होता होगा, जीरो टेम्परेचर में पानी भी होता है और बर्फ भी होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था होती है। इसको समझो पहले, या ऐसे भी कह सकता हूं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज सेम एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। आप समझ रहे हैं? दोनों फेज की, दोनों फेज की वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हिमांक। बोलो इतना क्लियर, बस ये बातें पता, नोट मत करो। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमने सॉल्वेंट में क्या मिला दिया, एक सोल्यूट, वो भी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, जरा ध्यान दो सब लोग, जैसे पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, अब क्या होगा, देखो ध्यान देना। आपको पता हो शायद, जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले जीरो था, अब क्या होगा, जीरो से कम हो जाएगा। देखो यार ध्यान दो, जीरो से कम हो जाएगा। सुन ले पहले आराम से, जो पहले पानी का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट जीरो था ना, अब जीरो पे नहीं इक्विलिब्रियम आएगा। आप उसमें क्या मिला चुके, सोल्यूट। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर और भी डाउन करना पड़ेगा, और भी डाउन। देखो समझो भी, लिखो मत, लिखने की कोई जल्दी नहीं। मान लीजिए एक छोटा, आप में से एक बच्चा है, देखो ऐसी जनरल बात करता है, वैसे तो आप में से बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो भी नहीं पढ़ रहा है। सितंबर मंथ चल रहा है, 15 डेट हो गई, खत्म होने वाला सितंबर भी, अगले महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। अब वो दिसंबर में जाके पढ़ना शुरू करेगी, एज्यूम कर लेते हैं उसने प्लान कर रखा है यार 3-4 महीने के बाद पढ़ेगी। बताओ अगर 3-4 महीने के बाद पढ़ेगा तो क्या इतनी मेहनत से काम चल जाएगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये फैक्ट है, अभी तो आप आराम आराम से कर रहे हो, चल रहा है। उस टाइम इतना बर्डन होगा, 3-4 महीने से मेरे एग्जाम से बिल्कुल आने वाला है नीट का, पूरा ऐसे लगेगा टाइम ही नहीं बचा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और मुश्किल हो गया। यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन ऐसे, जो इक्विलिब्रियम पहले जीरो पे था ना, वो जीरो से कम चला जाए।
जीरो से कम पे मेंटेन होगा। देखो चलो एक जनरल डिस्कशन करते हैं, लिव लिव्स को छोड़ दो, अभी आपको महसूस नहीं। आप में से कभी देखो किसी ने घर पे कभी आइसक्रीम बनाने की कोशिश की? ये चलो मार्केट से बनाते हैं, हम लोग खुद ही बना लें, दैट्स बेटर है और अच्छे बनाएंगे। आपने कभी देखा घर पे आइसक्रीम बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है अगर आप घर पे बनाए? दैट्स द पॉइंट। जमाना बहुत मुश्किल है, उसको फ्रीज करना बहुत टफ है। ये फैक्ट है, बात मत करिए। आप 2 दिन 3 दिन भी वेट करेंगे ना, वो प्रॉपर जमेगी नहीं। देखिए उसका रीजन सुनिएगा, बात ना करिए। जब आपने आइसक्रीम बनाई, मान लीजिए आपने पानी लिया, थोड़ा दूध लिया, वट एवर सब मिलाते चलेंगे। जब मिल्क के अंदर भी पानी होता है, सबको पता है इससे क्या हुआ? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घटता चला गया। यही स्टोरी। जो पानी का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0 था ना, अब मान लेते हैं वो -140 चला गया, ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, जाएगा माइनस में। फ्रिज जो पहले 0 पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा था, उसको यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। बताओ मेंटेन करना आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। 0 से नीचे लेके जाना -40, कितना टफ पड़ेगा देखो आप। कितना टफ पड़ने वाला है, -40 का तो बहुत है। इतना टफ होगा मेंटेन करना, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, क्लियर है, लेकिन फ्रीजिंग करने और टफ हो गया। मैथ्स के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, 0 से माइनस गया तो घट गया, लेकिन फ्रीजिंग करना टफ हो गया। तो ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अपना। अभी करेंगे इसको और डिस्कशन, पहले एक दो लाइन लिखनी होगी, दैट्स इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीजें नोट करो फटाफट, ये मैं हटा रहा हूँ। जल्दी से कॉपी करना करो, करना चाहता है आपने से। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको लिख लीजिए फटाफट। तो घर में ये प्रॉब्लम आती है, आइसक्रीम जमाना बहुत मुश्किल है, फ्रिज नहीं हो पाती। जो हमारे पास फ्रिजेस होते हैं घर पे, वो ऑर्डर ही होते हैं। मार्केट में कमर्शियल वो थोड़े से हायर कंप्रेसर के होते हैं, वो फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीजिंग बहुत टफ होती है। बात ना करिए, बात ना करिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबने लिख ली, उम्मीद है। अब लिखो आप, लिखो मैं बोल देता हूँ। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, on addition of non-volatile solute, equilibrium between liquid phase and solid phase. Equilibrium between liquid phase and solid phase is maintained at lower temperature, at lower temperature, is maintained at lower temperature than normal freezing point. देखो मैंने इस लाइन में बोला, सब बोल दिया। जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना, on addition of non-volatile solute, this word is equilibrium. Equilibrium, साम्यावस्था between liquid phase and solid phase is maintained at lower temperature. देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली। अब इक्विलिब्रियम ना लोअर टेम्परेचर में मेंटेन हुआ देन नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझो आप ध्यान से। इट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी का तो नाम रखा हमने, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इक्विलिब्रियम जो मेंटेन हो रहा है वो कम टेम्परेचर पे, जैसे बॉइलिंग में तो उल्टा हो रहा था, वहां पे हायर टेम्परेचर की जरूरत थी, यहाँ पे कम टेम्परेचर की जरूरत। इसी का नाम रखा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। इसी का नाम रखा हमने हिमांक का अवनमन, जैसे कप्थनांक का उन्नयन, इसी का नाम है हिमांक का अवनमन। ठीक है, इसी का नाम है हिमांक का अवनमन, इसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। बात ना करिए बिल्कुल भी। ओके, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, देन नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, देन नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है, देन नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स एग्री। अब देखो इसको एक ग्राफ से शो करते हैं, कैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कैसे घटता है। अब ये ग्राफ से समझाएंगे आपको ये सारी बातें। हटाएं इसको, डन। देखिए इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। देखो
ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस। नोट मत करना, ये ग्राफ अभी सॉल्वेंट के लिए है। तो देखो इस ग्राफ में आपको एक अजीब बात लग रही होगी, पहले ग्राफ स्मूथ किया अब फिर दोबारा से ऐसे हो गया। ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है। उसका रीजन है यहाँ पे ना, यहाँ इससे नीचे तो है सॉलिड फेस और इससे ऊपर क्या है, लिक्विड फेस। ये दो अलग अलग फेज हैं। और यहाँ पे दोनों थे, यहाँ पे दोनों के प्रेशर सेम थे। इसी का नाम क्या रखा हमने, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे दोनों के प्रेशर बराबर हो गए। आई बात सबको समझ? अभी नोट नहीं करना। अब हमने क्या करा, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें क्या मिलाया, इसमें क्या मिलाया, एक सोल्यूट। देखो सोल्यूट मिलाते ही ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाता है, देखो, ऐसे बन जाता है ग्राफ। ये वाला पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अभी नोट नहीं करना, अभी बिल्कुल नोट नहीं करना है। जो पहले वाला ग्राफ था वो किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए। दूसरे वाला ग्राफ किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। देखो अब सुनो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो इक्विलिब्रियम यहां मेंटेन होता है वो यहां मेंटेन होगा। बोलो हुआ नहीं हुआ? देखो फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप यहां से देखें, फ्रीजिंग पॉइंट पहले से घटा। इस गैप का नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आया सबको समझ? फ्रीजिंग पॉइंट पहले से घटा, यहां से यहां शिफ्ट होने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। मैथ्स के अकॉर्डिंग देख लो आप, यहां से यहां गए, फ्रीजिंग पॉइंट घट गए। फिर वही बात, अभी नोट नहीं करना। देखो ये फिर वही डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं डिफरेंस ऑफ प्रेशर को Na अपॉन Na प्लस एन भी लिख सकता हूं। मैंने भी कहा था सोल्यूशन डाइल्यूट है, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो नीचे से Na गायब कर देता हूं, ठीक है ना। एज सोल्यूशन इज डाइल्यूट, नीचे से Na गायब हो गया। Na गायब होने के बाद मैंने इसको क्या बना दिया, मोलालिटी बना दी, जिसको हिंदी में मोललता कहते हैं। इसको हटाने के बाद मैंने कांस्टेंट लगा दिया के है, वो था के बी, ये हो गया के है। क्या बोलते हैं के एफ को, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वो था एलिवेशन कांस्टेंट, ये डिप्रेशन। हिमांक, मोलल हिमांक स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, आल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नोट नहीं करना अभी। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, वही डिस्कशन। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्वेंट, जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक था ना सॉल्वेंट का, ये नहीं, वही चीज यूनिट। इसकी यूनिट क्या है, बिल्कुल वैसे ही केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल यूनिट है। मात्रक वही है बिल्कुल, जो उसका था वही एग्जैक्टली यहाँ पर। फॉर्मूला तो वैसे ही है ना, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल भी कह सकते हैं। देखो सब बातें वही, कोई नई केमिस्ट्री नहीं, रिपीटेड बातें, अभी भी किसी को लिखना नहीं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसके एफ को निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला आर टी स्क्वायर, वो था ना एल वी, यहाँ पे आता है एल एफ, यहाँ पे एल एफ आता है, एल एफ। आर गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। और एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। वो थी वेपराइजेशन, ये फ्यूजन है पर ग्राम। देखो ये फॉर्मूला बन गया। ओके, जरा इतना सा नोट करिए, थोड़ी जगह कम है, भी लिख दीजिए।
कॉपी कर लिया। ये बच्चों, देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं इसके बाद। ये तो के एफ का फॉर्मूला ये बनेगा, एक फॉर्मूला और बन जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दे जो मोलर मास है ना, तो एक फॉर्मूला और बन के आ जाएगा। अगर हमने कैपिटल एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, के एफ इज इक्वल टू एम आर टी स्क्वायर अपॉन 1000, ये ना एक मोल के लिए बन जाएगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, बात नहीं करनी किसी को। एम इज मोलर मास, ये मोलर मास है सॉल्वेंट का, और ये अंडरस्टूड है कितने के लिए बन गया, एक मोल के लिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे इसको, अंडरस्टूड है ये एक मोल के लिए। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। चलो एक बात देखो मैं और ऐड कर दूं, चलो एक साथ कॉपी करेंगे, एक बात और ऐड दूं, ये तो आप नोट कर ही चुके हैं। देखो एक बात और ऐड कर दूं मैं इसके अंदर, फिर वही टॉपिक निकल के आएगा लास्ट में, इसका यूज क्या होगा। देखो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही यूज है, क्या यूज रहेगा, हाँ, टू डिसाइड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, टू डिसाइड द मोलर मास ऑफ एन अननोन सोल्यूट। और एक बात फिर से वही है, अगर आप मोलर मास निकालना चाहते हैं और आप चाहते हैं एरर फ्री निकले, तो क्या करें, कैसा सोल्यूट कैसा सॉल्वेंट लें जिसका के एफ बहुत ज्यादा होगा। फॉर इट फॉर इट solvent having solvent having higher value of is preferred, higher value of kf is preferred। नो डिस्कशन कंप्लीट हो गया। ओके, इसको भी नोट कर लिया आपने। फॉर इट सॉल्वेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ के एफ इज प्रेफर्ड, जैसा के एफ ज्यादा होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है, नोट कर लो। फॉर इट सॉल्वेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ के एफ इज प्रेफर्ड, फॉर इट सॉल्वेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ के एफ इज प्रेफर्ड, इट शुड बी क्लियर। फॉर इट सॉल्वेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ के एफ इज प्रेफर्ड, ठीक है, बात नहीं, नोट करिए सब लोग। फॉर इट सॉल्वेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ के एफ इज प्रेफर्ड। तो ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव वर्टिक फिनिश हो गई, कंप्लीटेड। इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो किसी के पास एट प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन करा देते हैं इसके ऊपर। लाया होगा कोई आपके, वॉइस आ गई आप लोग, एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट कोलिगेटिव वर्टिक स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं है, चलिए इनके पास दिखाना। देखो इसमें से कोई प्रॉब्लम करा देते हैं ना, फिर आगे हम करेंगे थोड़ी इसका। चलो एक क्वेश्चन लिखो लो फटाफट, देखते हैं कुछ हमारा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऐसे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एक मिनट, तो फैक्टर आ जाता है। क्या सब ये, सबको आएगा समझ आपको।
देखो उसके बाद जो कॉलम मिलती है तो देख लेते हैं। कॉलम है उसमें ना सब में वेंटो फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। ओके राइट ऑफ। देखो ट्राई करते हैं। पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन देखो सब। पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग। पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग। पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम। containing 2.5 gram 2.5 gram of a non-volatile solute. Solute in 100 gram of water. In 100 gram of water, the elevation of boiling point. The elevation of boiling point. The elevation of boiling point at 1 atmosphere. 1 atmosphere pressure is 2 degrees Celsius. बात मत करिए please. Assuming concentration of solute. Assuming concentration of solute is much lower than is much lower than is much lower than the concentration of solvent. Is much lower than the concentration of solvent. The vapor pressure, millimeter in mercury. The vapor pressure of the solution is vapor pressure of the solution is और केबी की वैल्यू ना केबी हमें दे रखा है 0.76 केल्विन केजी पर मोल और कुछ चीज देखो ऑप्शन है 724 740 736 718 ये ऑप्शन है। लो आराम से करो एटलीस्ट पढ़ो रीडिंग करो नहीं आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। रीडिंग 2-3 बार तो पढ़ के देखो अच्छे से ना रीडिंग करके देखो करिए इसको नोट की एक बार एफर्ट्स दो अपने दो बॉडी फिनिश तीन कर दी इम्पोर्टेंट है। इससे करना होगा आपको वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का लास्ट टाइम में साफ लिखा हो विलियन का वास्तुदात जिससे बोलते हैं। देखो ये होता है कंपटीशन थ्योरी तो अपनी जगह होती है लेकिन अब ये अगर नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब हमें टॉपिक ही नहीं आया। ये देखिए साफ लिखा वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकाल के दिखाइए। काम करिए बोलिए बता नेसेसरी सारे वैसे मुश्किल नहीं है। नो डाउट यह चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी जेई में से क्वेश्चन आना इससे कोई डर नहीं होती कहीं भी आए कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा आप पहले ही बताओ शुरू की 2 लाइन से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है क्या कर सकते हैं हम वहां से। ये बात मान लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग की 2 लाइन से हम एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा के मोलर मास निकाल सकते हैं। तो लिखेगा नहीं को बच्चा
फॉर्मूला है डेल्टा टी इसको टू के बी इंटू है, सब चीजें हमारे पास हैं। अच्छा उसका क्या फायदा होगा मोलर मास निकल के देन? इसलिए यही चोरी है, करना तो ऐसे ही रोड़ा उड़े लंदन। करिए स्टार्ट हुआ जब तो आपको हिंट मिल गया, जब तो हिंट मिल गया तो आप कर सकते हैं, तो यही होता है। इसको करना आएगा देखो वो विनर है, नहीं आएगा वो देखो लूजर ही ऑटोमेटिकली। तो कहते हैं प्रैक्टिस किया करो, लेकिन आपने भी कसम खाई हुई है, किसी से कमिटमेंट करता पढ़ जाना चाहिए। ऐसे गर्ल्स पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, बस करिए करके पढ़िए, जो कराते हैं घर जाके उसकी प्रॉब्लम्स करिए, नहीं होता फालतू एनसीईआरटी करिए, उसको कीजिए, बस बात नहीं। जो करना है अपने आप करके देखो आप, एक बच्चे ने हिंट कर दिया और क्या चाहिए। किसी ने निकाला मोलर मास, बॉयज साइड ने निकाला मोलर मास, गर्ल्स में से किसी ने निकाला? कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना आप। बात कर रही है किसी ने निकाला मोलर मास? इस फॉर्मूले को लगाइए और देखिए इस फॉर्मूले से मोलर मास निकल जाएगा। देखो ये वैल्यू हमारे पास है कितनी, 2, के बी कितना है, 0.76। हमें चाहिए मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट मास इन केजी। बच्चे देखो ये सब वैल्यू रख देखो सिस्टमेटिकल रखी जाती है, जहाँ डेल्टा टी है डेल्टा टी रख दिया, जहाँ के बी है के बी रख दिया, देखो सिस्टमेटिकल सब किए। यहां से क्या निकल के आएगा, मोलर मास। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं हुआ, फटाफट कैलकुलेशन होती है, मोलर मास आए। उसको निकालने के बाद फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो पिछली बार का लेक्चर था हमारा, देखो इसको लगा दीजिए आप। अच्छा आप बताओ मुझे, एक मिनट रुक जाना सब बच्चे, देखते हैं इसको थ्योरी कितनी अच्छे से आती है, न्यूमेरिकल तो जैसे भी है। देखो अब जिससे पूछू बताना, बॉयज में से बताए कोई। ये फॉर्मूला है, देखो बात नहीं करनी किसी को, प्लीज चुप हो जाओ। ये वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला है। ये बताओ बॉयज मुझे इनमें से निकालना क्या है, मुझे क्या चीज निकालनी है? तो बॉयज में से बोले, कोई लड़का बोल सकता है इसमें से मुझे क्या निकालना है। ये फॉर्मूला रखा हुआ है, बात नहीं करनी। मेरे को वेपर प्रेशर सोल्यूशन निकालना है, इस फॉर्मूले में क्या निकालना है? तभी तो निकालूंगा ना, पता लगे मुझे निकालना है, तो यही प्रॉब्लम है। हम लोग ना घर प्रैक्टिस नहीं करते। पीछे जो चार गर्ल्स बैठी हैं लास्ट रो हमारी, बता सकती हैं मुझे क्या निकालना? आप बताइए मैडम, सेकंड नंबर में बैठी यू, या डोर बंद किया अभी, क्या निकालना है? क्या निकालना है? हम क्लास में है कहाँ, हम तो कहीं और है, सुन कहाँ रहे हैं हम ध्यान से? बताओ किसी को बताओ, प्राची क्या निकालना है मेरे? ये निकालना है अपनी नोट भी, ये पूरा निकालना है, ये पूरा वेपर प्रेशर है, क्या ये पूरा वेपर प्रेशर है? देखो तो वेपर प्रेशर निकालना है। एक बच्चे ने बोला ये पूरा निकालना है, क्या ये पूरा वेपर प्रेशर? इसको तो कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या निकालना? पी निकालना, पक्का कॉन्फिडेंट है आप? राइट, वेरी गुड, पी निकालना है बच्चों, सुन लो। यही है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, ये है विलियन का वाशदाब, ये निकालना है मेरे को। वेल, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत बड़ी, ये मुझे गिवन ही नहीं है। ये कहाँ गिवन है, कहीं भी गिवन नहीं है। कहाँ से आएगा बताओ? 760 है इसकी वैल्यू। शी इज राइट, वेरी गुड। देखो यहाँ पे साफ लिखा है 1 एटमोस्फेयर, इससे मेरे को साफ मिल गया ये 760 है। Well done। इसकी वैल्यू 760 है तो पी निकलेगा, बताओ क्लियर हो रहा है?
और नीचे से एनए भी हटेगा। क्यों हटेगा एनए? लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है, देखो देखो, ऐसे होता है जेई में, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और नीट होता है, स्टेट पूछ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही है ना, चाहे कहीं भी आए। देखो चीजें सीखो, ये सब क्या होगा, बुक में से क्वेश्चन करके आएगा। आप ऐसे आएंगे थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे तो बेकार, हमारी मेहनत भी खराब हो जाएगी और आपकी तो हो ही रही है बस। अप्लाई करिए, देखिए एप्लीकेशन। ये थ्योरी तो पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए, कल भी पास कर लिया हमने, ड्रॉप भी कर लिया। रिजल्ट सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अप्लाई नहीं करा। एप्लीकेशन करो सब लोग, बार बार आपसे कहते हैं, पूछा करो, कोई हेजिटेशन नहीं, आपको डाउट्स के लिए अक्सर टाइम दे देंगे। आज मैंने कॉलेज से लीव ले रखी, छुट्टी को मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ, लेकिन लगे तो सही बच्चे कुछ करने वाले। अब बच्चे कुछ नहीं कर रहे तो फिर हम भी चले जाएंगे। तो अपनी साइड से डिस्कशन पूरा होगा। अच्छा, मुझे यहाँ से मोलर वहां से निकाल के दिखा दो फटाफट। फटाफट हाथ चलाते हैं, इतना सोचते नहीं है। तो हम लोग जरा सा भी एक्टिव ही नहीं। निकालो मोलर वहां से फटाफट, देखो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जल्दी गर्ल्स बॉयज तुम देखो, मतलब ना काम करो। मुझे एटलीस्ट मोलर वहां से निकाल के दिखाओ, जल्दी करो। यार जरा सी कैलकुलेशन नहीं कर सकते? निकालो निकालो, शाबाश। टाइम होता ना, यही बैठ के काम करवा देते हैं आपसे। अब यहाँ पे टाइम की भी तो एक लिमिट है ना। छोटे बच्चों को कराया था, बड़े जो होते हैं ना सीरियस, जो रियली इनको नीट क्रैक करना, वो घर पे खुद पढ़ लेते हैं, डाउट से क्या आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी कांटेक्ट करते हैं जो एक हफ्ते में एक बार डाउट लेते हैं, लेकिन इनको पता है मैं खुद करूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं। निकालो कितना है मोलर मास। तो बार बार लिख के टाइम ना वेस्ट करो, फटाफट हाथ चलाओ, आंसर निकालो, कितना आ रहा है पीछे। जल्दी सबका आंसर चेक करने आ रहा हूँ मैं, मोलर मास निकाल के दिखाओ मेरे। बस काम करो अपना अपना, मत बोलो। आप लोग बोलो बॉयस फटाफट कितना आता है। 9.5 में भी। ये लोग कह रहे 9 पॉइंट समथिंग, 9.5 हो सकता है, मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ वैसे। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। अरे 9 पॉइंट समथिंग बॉयस, किसी का 9 पॉइंट समथिंग आंसर आया? पीछे गर्ल्स में से किसी का आंसर आया 9 पॉइंट समथिंग, सेकंड लास्ट रो, लास्ट रो कितना आया आपका? 0.9 आ रहा है। 9 पॉइंट समथिंग कह रहे थे। तो आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। बॉयज में से किसी का आंसर है। अच्छा आगे भी जैसे जल्दी से कर दो कैलकुलेट, अगर आ गया 9 पॉइंट समथिंग तो आगे भी कर दो, क्या देखते हैं कौन सा आंसर आता है। जल्दी करो। अब तो आंसर ही निकाल दो फाइनल, जब 9 पॉइंट समथिंग आ ही गया, मोलर मास आ ही गया, तो आगे भी कर देते। ऐसा वो कैलकुलेशन नहीं होगी। हम्म? ऐसे लोग करते हैं, खुद में हंसते हैं। इससे वही रिजल्ट है। सीधे ज्यादा लोग हैं, लेकिन सुबह भी लगेंगे। मत बताओ ना, कलर को पता बिना लोग हैं। से काटने के 10 बचा, 10 ले आते थे एक बार। सॉरी ना यार, लेकिन सीधा ऐसे ले आओगे आप? सीधा ऐसे ले आ सकते हैं, ये है मैथ्स क्विज। हाँ बोलते हैं गलत भी होता है, जैसे बल काउंटर व्यवस्था में नहीं है। है ना? ये गलत हो गया। हाँ इसी का अब राइट, द राइट आंसर बंदा अभी का बस। कोई बात नहीं, हसन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं है, कोई बात। मिस्टेक करते करते मैं आता कुछ। सही करो, सही तो है।
गाड़ी धूपी या धूली होना अभी वैसे जो सही हो रहा है। तब बस दिखाओ आप दिखाओ। सिर्फ छोड़िए। बढ़िया। कैसे लगती है? आप जब मेरे साथ हैं। Yes. Yes. सिखाता सिखाता जल्दी फुटबॉल का से है सिखाता वो गाँव जरा खुश हो गए कुछ आता नहीं है कि आपसे कुछ हुआ फिर कुछ करा बताओ ये शुरुआत भी नहीं कर रही है कितना आंसर आया फाइनल गर्ल्स 7 724 आ रहा है मे बी राइट आंसर है और किसी का आया 724 724 ले लिया आपने नीरज को ये ठीक है 724 राइट आंसर है ये राइट आंसर देखो वही है शुरुआत जब करेंगे तभी आंसर आएंगे ठीक है ना ये फिनिश हो गया हमारा अब नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बस इतनी बातें नहीं है अब आराम से बैठ मत बोलो जब करने का चांस मिला आपने उस टाइम कुछ किया नहीं ऑस्मोसिस कहते हैं वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हिंदी में कहते हैं प्रासरण दाब नोट कर लीजिए टॉपिक में ऑस्मोटिक प्रेशर देखो जिन लोगों से कैलकुलेशन नहीं हो रही है वैल्यू पुट करने के बावजूद नहीं हो देखो ना फिर वो कितना पीछे लाई वो 7th 8th की स्टडी कर रहे हैं बहुत गलत है कई लोग देखिए मेरे कैलकुलेशन नहीं हुई इससे टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर और इससे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस हेडिंग नेम इज ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं प्रासरण देखो पहले आपको सिखाते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ठीक है जरा ध्यान दीजिएगा भाई देखो सब अटेंशन पे करना मान लो मेरे पास एक ऐसे कंटेनर है मेरे में और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर एक बात इंपॉर्टेंट है जो डिवाइड कर रहे हैं ना इसको पता हम किससे कर रहे हैं एक मेम्ब्रेन से कर रहे हैं मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो ये एक मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन हिंदी में कहते हैं झिल्ली इसका इसको हिंदी में झिल्ली कहते हैं वैसे ही मेम्ब्रेन और कौन सी मेम्ब्रेन है
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसे कहते हैं एसपीएम। एसपीएम नोट मत करना अभी। एक तरफ हम क्या भर लेते हैं, एक सॉल्वेंट, इधर हमारा सॉल्वेंट है विलायक, उस साइड क्या भर लेते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन में सोल्यूट कैसा होगा, हाँ ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अंडरस्टूड है हमारी लैंग्वेज। यहाँ पे सोल्यूट कैसे है, नॉन वोलेटाइल है, वाष्पशील। ठीक है, ये दिखा देते हैं ये लोग। अब क्या होता है देखो, अगर ध्यान देना, पता क्या होता है, इस साइड ना, बताओ किस साइड वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर, इधर वेपर ज्यादा होती है क्योंकि अकेला सॉल्वेंट है, उधर वेपर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इसको आप रख दो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, पता क्या होगा, आप महसूस करोगे कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद, देखो सब ध्यान देना, ये वाला सेक्शन तो आपका रिड्यूस होगा, घट गया, और वो पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। देखो आप, ये सिचुएशन आ जाएगी अपने, इसी को बोलते हैं परासरण, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस कंडीशन का नाम ऑस्मोसिस है। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, देखो अगर ध्यान देना एक्चुअल में हुआ क्या, पता क्या हुआ, इधर ना ये सॉल्वेंट के मोलिक्यूल इधर आ गए, देखो आप इस साइड, देखो एक चीज घटने का मतलब यही है और वो बढ़ने का मतलब यही है। ये मोलिक्यूल इधर से इधर आ रहे हैं, ये जो मोलिक्यूल इधर से इधर आ रहे हैं ना, इसी इधर आने का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। अब हम इसको डेप्थ में बढ़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ, चलो अब शुरू करते हैं। देखो ऑस्मोसिस क्या है, इसकी पहली डेफिनेशन क्या रहेगी, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर थ्रू एसपीएम। देखो ये इसकी पहली सी परिभाषा है, सबसे आसान जो फिजिक्स की डेफिनेशन है। अब एक और डेफिनेशन बनाते हैं, आपको ये बताई गई स्कूल्स के अंदर। आप पहले मुझे बताओ ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, लेफ्ट में राइट में, सही बात है इधर। यहाँ पे विलय भी है विलायक भी, यहाँ पे अकेला विलायक था। तो एक डेफिनेशन और बनती है, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू, क्या कहना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। बोलो आया समझ। तीसरी डेफिनेशन ये बायो वाले टीचर बताते हैं, ये बायो का भी टॉपिक है, वो बताते हैं तीसरी डेफिनेशन क्या है, बताओ मुझे पहले, ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कहाँ है, लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट में अकेला सॉल्वेंट ही है सारा। आप देखो अकेला सॉल्वेंट ही है, 100% सॉल्वेंट। तो पता बायो टीचर क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम 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 हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। देखा बायो वाले टीचर डेफिनेशन बताएंगे, तीन डेफिनेशन, तीन परिभाषा। सबसे सही डेफिनेशन ये है फिजिक्स की, बिल्कुल फिजिक्स कहती है कोई भी चीज हायर से लोअर की तरफ जाती है। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा था, दाब ज्यादा था, यहाँ पे दाब कम था, इसलिए मोलिक्यूल इधर आ रहे हैं प्रेशर को बराबर करने के लिए, प्रेशर को इक्वल करने के लिए। पहले डेफिनेशन फिजिक्स की। हम केमिस्ट्री वाले ये बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और आखिरी में मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट। ये बायो की डेफिनेशन। अच्छा, हर बार एसपीएम का होना जरूरी है, नेसेसरी है, एसपीएम के बिना एक काम नहीं होगा। तो ये सब चीजों को पढ़ना है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, देखो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एन एग स्वेल्स इन वाटर, जैसे आपने एग को पानी में रख दिया, फूल जाता है वो, एग पानी में फूल जाता है ना। देखो क्यों फूलता है, पता लगा है? आपने एग को पानी में रख दिया, एग के अंदर भी लिक्विड होता है, आपने इसको पानी में रख दिया, ये बताओ ज्यादा कंसेंट्रेशन का है एग में, और बाहर कंसेंट्रेशन कम है। और जो ये एग शेल है ना, एग शेल, जो एग का एक छिलका होता है, इट इज बिहेविंग एज एसपीएम।
देखो ये ऐसा एसपीएम काम कर रहा है, तो पता मूवमेंट हुआ लोअर टू, ऐसे मूवमेंट हो गया, देखो पानी आ रहा है अंदर, इसलिए एग पहले से क्या हो गया, स्वेल, फूल गया। किशमिश पानी में फूल जाती है, उसके पीछे भी यही केमिस्ट्री है। अगर एग को रखेंगे हम नमक वाले पानी में, कुछ जानता है क्या होता है? सॉल्टी वाटर में क्या होता है? हाँ, सॉल्टी वाटर में वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अगर आपने उसको सॉल्टी वाटर में रखा, एन एग श्रिंक्स इन सॉल्टी वाटर, ये सब ऑस्मोसिस के एग्जांपल है। प्रैक्टिकल लाइफ में इनको बहुत जगह यूज करा जाता है। प्लांट्स की पूरी केमिस्ट्री से चलती है ना? तो ये सब चीजें आपने कहीं पढ़ी होंगी, अब मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। कॉपी का ना कर, नहीं मर्जी का। फिर नोट्स उठाइए, जो आर्मी अब 12th पढ़ते थे उनको पढ़ा लिए, और प्रॉब्लम लेकर आइए हमारे बस, तो मजा आता है। ठीक है, करिए फटाफट। डेफिनेशन तीनों आनी चाहिए। ठीक है, an egg swells in water, shrinks in salty water, that should be clear। वॉइस कम आ रहा है आजकल। मेले में जा रहे हैं, एक महीना किस तरह से आया मिले। बस बोलिए मत, काम करिए, बोलिए मत। ये होता है ऑस्मोसिस, परागकण कहते हैं इसको। डजंट मैटर, अपने नोट्स पढ़ लो, उनकी वो भी चल जाती है। मेरा ना हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और है, मतलब एप्लीकेशन करना सिखाना है, ये सब नहीं कराना है। कराना पड़ रहा है, आपकी हालत बहुत खराब है। बच्चे क्लियर? उम्मीद है सबको आया समझ। रीजन साफ दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करने के पीछे रीजन है ना, वो इधर वेपर प्रेशर हायर होना और इधर वेपर प्रेशर लोअर होना। आए अगले स्टेप पे, है ना? ज्यादा ये सब आपके 12th के नोट्स के होता है, हमारा कुछ और सीखना सिखाना है यहाँ पे। चलिए अगले स्टेप पे आए। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। अच्छा, आपने कभी एक लाइन सुनी होगी, ये बात सबको पता हो, कि जो ये फिनोमिना है ना हम पढ़ रहे हैं, इट इज रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। सुना कभी आपने? एक फिनोमिना होता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं हिंदी में विसरण। उसका उल्टा है, क्योंकि इसमें मूवमेंट कहाँ होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ मूवमेंट हो रहा है लोअर टू। हाँ, याद रखना है लाइन, लिख सकते हो। रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का उल्टा फिनोमिना, बिल्कुल विपरीत। चलिए बच्चे, क्लियर हो गया? इट इज द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। ये अच्छे से आया हमें। अगले स्टेप पे आए। अगले स्टेप पे आए। अब बात करते हैं अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हम बात करेंगे ये एसपीएम क्या कर रही है। देखो हेडिंग ऑफ एसपीएम। देखो एसपीएम क्या करती है, एसपीएम का आपको रोल सिखाते हैं, एसपीएम का काम क्या है। एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लिख लो, अर्ध पारगम्य झिल्ली, एसपीएम। देखो एसपीएम की एक स्पेशलिटी होती है, कहते हैं ना सेमी परमेबल, अर्ध पारगम्य, अर्ध का मतलब आधा,
आधे को जाने देगी। इसका मतलब क्या होता है? लिखो एक लाइन, इट अलाउज टू पास ओनली, इट अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स, इट अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स। ये क्या करती है? इट अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स। देखो ये एसपीएम की खास बात है, इट अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स। ये सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल को अलाउड करती है, विलायक। देखो इसके अंदर एक खास बात है, इसे सारे नहीं जा सकते, सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इट अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल। देखो मैं ना आपको इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, पहले इसका एग्जांपल भी लिख लो आप, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये एग्जांपल याद करना, आपको काम आएगा। ये एसपीएम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, ये नोट कर लो आप, Cu2Fe अब देखो मैं आपको ना एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो आपसे राइज करता हूँ मैं। सब बुक्स में होता है लेकिन वही ना, आपके पास बुक्स ही नहीं है। देख लेते हैं, चलो करें स्टार्ट। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो आने की पूरी पूरी होप, देखो पता लगाता है कि हमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखो मैं आपके सामने एक ऑस्मोसिस का केस डिस्कस कर रहा हूँ, आप नोट मत करिए। एक साइड ना हमारे पास एक सॉल्यूशन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सुनते रहो बस, आपको लिखना नहीं होगा। और इधर सॉल्यूशन है फेरिक क्लोराइड। इधर सॉल्यूशन किसका है? फेरिक क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये दो सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, बीच में लगा दी हमने एसपीएन। ऐसे ही मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन है 0.1, इसकी कंसंट्रेशन है 0.2। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से। आप लोग एक बात कभी पहले कभी पढ़ी हो आप लोगों ने, जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं ना, एक बड़ा फेमस रिएक्शन होती है, एक बड़ा फेमस कंपाउंड बनता भी है। ये अभी नीट में लास्ट ईयर भी आया था, जब मेरे को मौका मिला कराएंगे भी आपको। क्या बनता है, कुछ जानता है इनकी रिएक्शन से? एक बड़ा फेमस कंपाउंड बनता है, किसी को आता है? पता है, गर्ल्स बॉयज को बोलना बोले, डॉक्टर हमजा बोलो, फेरी फेरोसाइनाइड। कभी सुना आपने? ब्लू कलर का होता है, इसको पर्शियन ब्लू कहते हैं, इसका नाम पर्शियन ब्लू है। ये ब्लू कलर का कंपाउंड है, बड़ा फेमस कंपाउंड है, आपको भी कराएंगे, रिलैक्स, आप टेंशन मत लो, ये ब्लू कलर का कंपाउंड है, ऐसे ध्यान रखो। अब इन दोनों को मैंने मिलाया, ऊपर से बंद कर दिया, ऑस्मोसिस शुरू हो गया। क्वेश्चन ये आएगा, अब सुनो ध्यान से, ये ब्लू कलर किसकी तरफ आएगा? अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, क्या बी में ब्लू कलर आएगा? मतलब यहां ब्लू कलर आएगा, या ए में ब्लू कलर आएगा? तीसरा ऑप्शन है दोनों साइड आएगा, बोथ साइड्स। और लास्ट ऑप्शन है आएगा ही नहीं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, बताओ, बताओ सब सोचिए अपने आप, ब्लू कलर किस तरफ आएगा? बी की तरफ, ए की तरफ, दोनों की तरफ, या आएगा ही? बताइए। सर दोनों तरफ ही नहीं आएगा। एक मिनट, आएगा ही नहीं कहना चाह नन। चलो हो सकता है, हो सकता है बाकी लोग भी सोचे, ये तो कह रही है कलर ही नहीं आएगा। बड़ी अजीब बात है, जबकि दोनों रिएक्शन करके ब्लू कलर देते हैं। छोड़ो इनकी बात को, अपने आप सोचो आप, ये ब्लू कलर किस तरफ आएगा? बी की तरफ, ए की तरफ, दोनों की तरफ, नन? बताओ गर्ल्स, कुछ कहना लास्ट में बताओ, बोलो आप कुछ कहना चाह रही? फर्स्ट का मतलब बी की तरफ, तो बी की तरफ आ सकता है, मेरे बाकी लोग आपको कुछ कहना बताओ, आपको कुछ कहना बोलो। एक ही साइड आएगी? अच्छा एक ही साइड क्यों आएगा? अच्छा मूवमेंट होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, दोनों तरफ आएगा। देख लो भी सोच लो आराम से, क्योंकि अभी बहुत डाउट्स हैं, तो कह रहा आएगा ही नहीं, कह रहा दोनों साइड आएगा। ये क्वेश्चन बुक से मिलते हैं, सब टेस्ट सीरीज में आते हैं, आपको नीट के अंदर मिलने के चांस है नहीं, वही आप, आपकी दुनिया कुछ अलग ही है। इसका आंसर है कलर आएगा नहीं, शी इज राइट। क्यों नहीं आएगा बताओ? सर क्योंकि ये उस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शी इज राइट है। देखिए, आपको जानबूझ के कंफ्यूज किया गया। ऑस्मोसिस में सिर्फ कौन जाता है? सॉल्वेंट, सिर्फ पानी जा रहा है, ना ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है और ना ये इससे कांटेक्ट में आ रहा है। ये तो रिएक्शन लिखी गई थी कंफ्यूज करने के लिए।
सही मायने में तो आपस में संपर्क ही नहीं कर रहे, कांटेक्ट ही नहीं कर रहे। आंसर इज हियर नन, वेल ये इसका आंसर। गुड। ठीक है, इट्स ओके। तो ये अच्छे से आए। तो अभी हमने यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं आज की क्लास। ऑस्मोसिस तक फिनिश कर दिया। अभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालना सिखाना है। इस पर डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।